ना हो सके उतनी क्लैरिटी हम प्रदान कर सके स्पेसिफिक प्रश्नों का जो यहाँ पूछे जाते हैं, सभी के क्वेश्चन ले सके। इस प्रयास हेतु हम यहाँ वो प्रयास कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी को इनकलकेट कर रहे हैं, जिसके चलते हम यहाँ पे गूगल फॉर्म शेयर करते हैं, जो इस वक्त आप सब चैट पे देख पा रहे हैं। इसके जरिए आप सब इस गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं और अपना प्रश्न वहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, जिसके चलते वो प्रश्न हमारे पैनलिस्ट के पास पहुंच जाएगा और जिसे हम रीड करते हुए उसका उत्तर या क्लैरिटी देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपको कोई प्रश्न है या कुछ क्लैरिटी हेतु आपको कुछ डाउट है, तो आप उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करें, ओपन करें, उसमें अपना सवाल या प्रश्न या डाउट जो भी है आप उस पर टाइप करें, ताकि वो सवाल हम तक पहुंच सके। जब तक आप ये गूगल फॉर्म ओपन कर रहे हैं और टाइप करेंगे, तब तक मैं निवेदन करूंगा त्रशित जी से कि त्रशित जी आए इस मंच पे और हमें इस हफ्ते जो अपडेट शेयर किए थे वो हम सबके समक्ष समराइज करें। त्रशित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सब। नमस्कार अमित जी एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन द थर्सडे कॉल। हम लोग जानते हैं थर्सडे के हमारे जो सेशंस रहते हैं दे आर स्पेशली रिलेटेड टू द अपडेट्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ क्यूरीज। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर आज स्पेशली यहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं। वी ट्राई टू आंसर एज मेनी एज पॉसिबल। सो सेशन शुरू करेंगे। कल का जो शवेश जी का कॉल था दैट वाज अगेन एन इम्पोर्टेंट कॉल। एंड कल जो सारी अपडेट्स दी गई है उसके ऊपर हम लोग आज सारा आपको ब्यौरा पूरा देंगे। सो शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे आप सभी को कि आप लोगों को एक चीज समझना होगा। वी आर ऑल सतोशी वास जो है, इसकी शुरुआत चाहे थोड़ी सी दिक्कत भरी रही थी, लेकिन इवेंचुअली ये पूरा की पूरा सिस्टम जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन इकोसिस्टम, एक इस तरह का इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में रहेंगे और सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं दे आर ट्रेंड सेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। आप चाहें बीटीसीसी की बात करें, आप चाहें आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल बुमेरांग की बात करें, आप चाहें टेक कैपिटल की बात करें, आप अभी जो हमारा क्रिप्टो कार्ड प्रोग्राम आने वाला है, हमारा जो नोड ऑफरिंग ऑलरेडी चल रहा है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइंड अप है। तो अगर आप सही मायने में अगर आप समझेंगे इस पूरी अपॉर्चुनिटी को, तो पहली बात कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उस प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। उसी तरह से आप जिस प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंट है आप उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट कर सकते हैं और एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को अभी भी अंदाजा नहीं आ रहा है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, तो ये बहुत देरी हो जाएगी आप सभी के लिए। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था लास्ट मई में, और मई से लेके अब तक हम लोग ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड मोर देन एन ईयर। और इस पूरी जर्नी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही क्रेडिबली शवेज ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलीवर भी की है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो कल का जो कॉल था उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कही गई थी, हम लोग उस पे सबसे पहले उस पे बात करते हैं। हम लोगों ने जब वी आर ऑल सतोशी शुरू किया था तो उस टाइम पे ये एक तरह का आरओआई प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमें डेली रिटर्न्स मिलते थे। और उनके ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि किस तरह से आरओआई प्रोग्राम्स सस्टेनेबल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो थी वो थी प्रूफ ऑफ रिजर्व। ये बातें जो भी मैं कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग शुरुआत से इस अपॉर्चुनिटी में जुड़े हुए थे, वी आर ऑल सतोशी में जुड़े हुए हैं। सो उस टाइम पे एक कंसेप्ट था प्रूफ ऑफ रिजर्व, जहाँ पे आप जितना भी अर्निंग करते हैं उसका 30% कॉन्ट्रीब्यूट होता था प्रूफ ऑफ रिजर्व में। और उस टाइम पे बिटकॉइन मुश्किल से कुछ 20 to 25 थाउजेंड्स के बीच में था डॉलर्स में, और वहां पे उस टाइम पे उस 30% के बिटकॉइंस ले लिए जाते थे, खरीद लिए जाते थे कंपनी की तरफ से। और वो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था, इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट को उस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये 500 डेज चलेगा, या फिर जब भी बिटकॉइन $100,000 क्रॉस कर जाएगा, तो दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले आ जाएगी उसमें
ये जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है इसे एनकैश करके लोगों को दे दिया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों ने वास्ट टोकन्स अलोकेट किए थे। सो अगर हम लोग वो पूरी बातें देखते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, और इस कंसेप्ट की बदौलत इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी फेल्ड या किसी कोलैप्स्ड प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को फिर भी उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस दिया जा रहा है। ऑल्दो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन लोग देखते हैं शवेज को, तो उन्होंने ये जवाबदारी ली थी, और उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि वी विल हेल्प एवरीबडी एंड हम लोग इस कम्युनिटी को संभालेंगे। सो जितने भी लोग पुराने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, उन सभी के पास में वास्ट टोकन उनकी बैक ऑफिस में मिलेंगे। मैं क्विकली स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे दिखता है। एंड आप लोगों को ये समझना होगा कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो पुराने टाइम से जुड़े हुए थे प्रोजेक्ट के साथ में। सो जब हम लोग हमारे बैक ऑफिस में लॉगिन करते हैं, सो बैक ऑफिस की लॉगिन में आपको यहाँ पे ये वास्ट टोकन वॉलेट दिखता है, राइट। और ये वास्ट टोकन वॉलेट जो है, ये प्रूफ ऑफ रिजर्व को कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। और इस प्रूफ ऑफ रिजर्व को अब 24 सितंबर को एनकैश करके दिया जाएगा, और उसके बदौलत जितने भी लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, वो प्रिंसिपल अमाउंट उनको कंपनसेट करके दिया जाएगा। सो अगर आप 75 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर इनमें से कोई अगर पुराने सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो अभी आपके पास में मौका आएगा सितंबर महीने के अंदर। और इनफैक्ट सितंबर महीना हमारे लिए अपने हर प्रोडक्ट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मौका मिलेगा जहां पे ये वास्ट टोकन्स के अगेंस्ट में आपको कुछ एसेट्स दिए जाएंगे, और इन अ वे आपको पूरा कंपनसेट किया जाएगा कि आपका जो भी वहां पे बाकी है प्रिंसिपल, उसको यहाँ पे कवर करके दिया जाएगा। तो इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पे एक कोलैप्स्ड या एक फेल्ड प्रोडक्ट के ऊपर आपको कंपनसेट करके आपका प्रिंसिपल लौटाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको इस चीज के लिए इनफैक्ट शवेज को क्रेडिट देना होगा। ठीक है। सो ये ऑलरेडी शवेज का डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये ये 24 सितंबर को ये प्रूफ ऑफ रिजर्व को जो है बकायदा यूज किया जाएगा, जो इतने टाइम से लॉक था, और इसको कंपनसेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये वास के ऊपर अपडेट्स हो गए। वास के ऊपर इनफैक्ट एक और अपडेट शवेश जी ने कल दिया था कि आने वाले ये सितंबर के जो पहले 2 हफ्ते हैं, ऑलमोस्ट फर्स्ट से लेके 15 के अंदर, आपको वी आर ऑल सतोशीज की बैक ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। इनफैक्ट कंपनसेशन प्लान के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे, और सब कुछ जो उस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाएगा कि चैलेंजेस जो हमें आ रहे थे, जैसे कि विड्रॉवल का चैलेंजेस था, रिवॉर्ड्स का चैलेंजेस था, पे आउट्स का चैलेंजेस था, तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं उनको रिजॉल्व करके एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में उसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो ये सारे चेंजेस जो हैं आप देखेंगे कि सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक तक के अंदर वास के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। 15 सितंबर उन्होंने तारीख कही थी, तब तक वास के ऊपर भी, वी आर ऑल सतोशीज के ऊपर भी आपको बहुत सारे चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, एंड इट विल ऑल ऐड टू द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम। हमारा एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है, उसको और यूजर फ्रेंडली कहेंगे, या फिर उसे और आसान बनाने की, या फिर उसको पूरी तरह से ऑटोमेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सो आज के ऊपर ये अपडेट्स हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे बुमरांग के ऊपर। सो बुमरांग के ऊपर अभी जो टीम को मेजर चैलेंज आ रहा है वो है कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होने जा रहा है। मैटिक कॉइन जो है वो पॉलीगॉन कॉइन्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारे एक्सचेंजेस और पूरी ब्लॉकचेन जो है उसको भी, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो है उसको भी बहुत तरीके से उनके पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है। और उसी तरह से जितने भी जहां पर भी मैटिक कॉइन्स हैं सारे एक्सचेंजेस पे, डेक्सेस पे, तो ये सब वहां पर भी इम्पैक्ट होगा। तो उसकी वजह से अब शवेज और इन लोग, इनकी जो टीम है, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है इस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। और उसकी वजह से सारे एपीआईज वगैरह जो है उसे फिर से चेंज करके फिर से अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी है, तो जहाँ पे उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। शवेज जी से कल एक क्लियर कट क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनली कब हम लोग बुमेरांग को एज अ प्रोडक्ट, या फिर एज अ, जैसे हमने पिच किया था उस तरह से हम लोग देख पाएंगे या उसे यूज कर पाएंगे। तो उनका कहना था कि सितंबर महीने के अंदर
बहुत बहुत हद तक बुमेरांग के ऊपर आप लोग बहुत अच्छे चेंजेस देखेंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छे ट्रेड वॉल्यूम्स देखेंगे। और उन्होंने एक बात और कही थी कि अभी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, वो नेक्स्ट अपडेट में जितने भी लीडर्स हैं, जिन लोगों को 100 ट्रेड्स मिले हुए हैं, और अभी जितने भी लोग ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, तो सभी को आने वाले टाइम के अंदर यूनिफॉर्म ट्रेड्स दिए जाएंगे। और जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, उस अपडेट के अंदर सभी का जो प्रॉफिट सीलिंग है, प्रॉफिट सीलिंग के हिसाब से उनको नंबर ऑफ ट्रेड्स अलोकेट किए जाएंगे। ये प्रश्न हम लोगों ने बहुत बार पूछा था कि जैसे लकी मैम का ऑलमोस्ट $2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट सीलिंग है, हमारा कुछ थाउजेंड ऑफ डॉलर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स का प्रॉफिट सीलिंग है। सो अगर इवन 100 ट्रेड्स भी दिए जा रहे हैं, या फिर इवन छोटे छोटे वॉल्यूम्स के ट्रेड दिए जा रहे हैं, तो उससे बहुत बरसों लग जाएंगे वो प्रॉफिट सीलिंग को इस्तेमाल करने के लिए। तो फाइनली ये जो अपडेट्स आएंगे, इस अपडेट्स के अंदर भी जो है प्रॉफिट सीलिंग के हिसाब से फिर जो है ट्रेड्स अलोकेट किए जाएंगे। और ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जो बड़े बड़े प्रॉफिट सीलिंग होल्डर्स हैं, उन लोगों को भी मौका मिलेगा ज़्यादा कैश आउट करने का। और ये शवेश जी के मुताबिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर ये पैकेजेस रीबाय नहीं होते हैं तो बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। इनफैक्ट ये पूरे बिजनेस मॉडल का पर्पस ही यही है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट सेलिंग कंज्यूम हो, ज़्यादा फास्ट प्रॉफिट सेलिंग कंज्यूम हो। और उसी दिशा में अभी काम चल रहा है। तो आपकी प्रॉफिट सेलिंग चाहे 1500 हो या 15,000 हो या $1.5 लाख हो, तो कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी ये प्रॉफिट सेलिंग कंज्यूम होगी, उतना ज़्यादा रीसेल होगा। और एज अ बिजनेस, जितनी ज़्यादा रीसेल होगी, एज अ बिजनेस ज़्यादा फायदा होगा कंपनी को। तो अल्टीमेटली तो कंपनी भी यही चाहती है कि आप और हम जो हैं, हमारी प्रॉफिट सेलिंग जल्दी से जल्दी कंज्यूम करें। और उसी दिशा में अब जो है सारे काम हो रहे हैं। अभी कल शबीर जी फिर से आएंगे, फ्राइडे कॉल उनका रहता है बीटीसीसी के ऊपर, तो उसके ऊपर हो सकता है हमें कुछ और अपडेट्स दे सके बुमेरांग के ऊपर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट्स पे। तो क्रिप्टो कार्ड प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट फाइनल है। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्होंने कल डिस्कस की थी। एक तो टेस्ट फ्लाइट, यानी कि जब एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे जाती है, तो वहाँ पे उसे टेस्ट फ्लाइट कहा जाता है। और उस पे वहाँ पे उस पे टेस्टिंग चलती है कि इन एप्पल स्टोर पे और गूगल स्टोर पे अपडेट होने के बाद में फिर कैसा परफॉर्म कर रही है, या फिर किस तरह से उसमें कोई ग्लिचेस तो नहीं है। तो उसमें भी कुछ समय जाता है। तो उन्होंने कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो है ये टेस्ट फ्लाइट जो है स्टोर्स पे शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये शुरू होगी, हम लोग प्री सेल शुरू कर देंगे। और प्री सेल के अंदर पैकेजेस अवेलेबल हो जाएंगे वीआर और सतोशी के ऊपर। और हर कोई जो है वो कार्ड्स खरीदना शुरू कर सकता है। और जैसे ही एप्लीकेशन रोल आउट हो जाती है, यानी कि एक्टिव हो जाती है, तो फिर सभी के कार्ड्स एक्टिवेशन की प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो जाएगी। तो टेस्ट फ्लाइट जो है फर्स्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में होगी, और उसके हिसाब से प्री सेल्स भी शुरू हो जाएगी क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड के ऊपर। सो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक तरह से रिमार्केबल इवेंट रहेगा, जहाँ पे एक और नया प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा हमारा सेल्स के लिए। ऑलराइट। फिर इन्होंने बताया था कि इसके साथ साथ जो है बीटीसीसी के एसेट्स के ऊपर P2P प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो रहा है, जिसको हम एस्क्रो ट्रेडिंग भी कहते हैं, एक्सचेंज भी कहते हैं। सो एस्क्रो का मतलब ये होता है कि दो पार्टीज है, उन वो दो पार्टीज की गारंटी प्रैक्टिकली कोई थर्ड पार्टी लेती है, जिसे हम एस्क्रो कहते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि मुझे बीटीसीसी सेल करना है, या फिर BTC20 USDT सेल करना है, तो मैं हमारे पोर्टल पे, हमारा जो पोर्टल आएगा, वहां पे मैं बिड लगा सकता हूँ। और उसके हिसाब से जो है दूसरा कोई अगर खरीदार रहता है, तो वो वहां पे अपने दूसरे एसेट से वो वहां पे इसको खरीद सकता है। इसका फायदा क्या होगा कि लिक्विडिटी जो रहेगी वो एक एसेट से दूसरे एसेट में ही रहेगी, लेकिन लिक्विडिटी जो रहेगी वो सिस्टम्स के अंदर ही रहेगी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। और इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो बीटीसीसी के ऊपर भी आएगा। तो ये P2P प्लेटफॉर्म भी जो है ये क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम के साथ में लॉन्च हो जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें जो आ रही है, ये प्रैक्टिकली बहुत लंबे टाइम तक सस्टेनेबल रहेगी, क्योंकि इसमें देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, और वो टेक्निकल चीज़ें जो है उसकी सारी तैयार है ऑलरेडी। एंड इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये P2P कब हम लोग लॉन्च करते हैं।
ठीक है। सो वास के ऊपर अपडेट हो गया, बुमेरांग कार्ड प्रोग्राम P2P, एंड प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में भी हमने बता दिया आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा नोड ऑफरिंग जो है, ऑलमोस्ट कुछ एक या दो नोड्स का पैकेजेस बचा हुआ था। एंड जैसे ही ये पैकेजेस खत्म होते हैं तो दोबारा नेक्स्ट मंथ के लिए नए पैकेजेस अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जैसे शवेश जी ने बताया था कि ये पैकेजेस भी जो रहेंगे वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेंगे, हम लोग ज़्यादा नोट्स के पैकेजेस सेल नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी बैच अलोकेट होता है, नेक्स्ट बैच जो आता है मेरे ख्याल से वो फाइनल बैच रहेगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक नोट परचेज नहीं किया है तो नेक्स्ट बैच के ऊपर आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर आने वाला जो थर्ड बैच रहेगा वो काफ़ी टाइम बाद आएगा। सो ये सारे अपडेट्स हैं। इन सारे अपडेट्स के ऊपर अगर आपके कुछ प्रश्न रहते हैं तो हम लोग अभी आपके साथ में ये पूरा रूबरू होके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे शवेश जी से, जैसे कि हमने पूछा था कि कुछ अकाउंट्स का वाइट लिस्टिंग अभी भी बाकी है। सो उन्होंने फाइनल लिस्ट मांगी थी हमसे और हम लोग ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। एंड मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, लेकिन है, गिनती के कुछ नंबर्स हैं। एंड हमने फ्री माइनर्स के बारे में भी पूछा था, जो बुमेरांग के साथ पैकेजेस के साथ में अवेलेबल होना था। तो ये फ्री माइनर्स जो हैं वो, उसका बैच प्रोसेसिंग, बैच मिंटिंग जो है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है, शवेश जी ने बताया था। तो होपफुली सितंबर महीने के अंदर या फिर एज वी प्रोसीड सबको ये फ्री माइनर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी बातें क्लियर करी है। और कुछ अगर आपके कुछ डाउट्स या क्यूरीज रहते हैं तो हम लोग उसे एड्रेस करेंगे। एंड पैनल में मैं इनवाइट करूंगा पंकज जी को, जो हमारे साथ में आपकी ये सारी क्यूरीज रिजॉल्व करने में हमारा साथ देंगे। सो पंकज जी, प्लीज ज्वाइन द पैनल एंड लेट अस आंसर अ फ्यू थैंक यू। क्वेश्चंस। थैंक यू तुषार जी। यस। सो पंकज जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं और कुछ अगर मिस हो गया हो तो, एंड इफ नॉट, हम लोग जो हैं ये शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड ये बड़े सेशन। अच्छे से आपने कवर किया है पूरे अपडेट्स को। सो लेट अस टेक द क्वेश्चंस एंड मूव फॉरवर्ड। यस। पहला सवाल है मिस्टर महेश मोहिते का। सर, बूमरैंग का 30 महीने का रोड मैप पूरा होने वाला अंदाजन कितने टोटल ट्रांजेक्शन मिल सकते हैं? तो इस चीज को ऑलरेडी अपडेट में कशिश जी ने कवर किया है कि सितंबर मंथ में काफी अच्छा प्रोग्रेस हम सबको देखने को मिलेगा। और जस्ट मतलब 3 महीना भी अगले महीने ही खत्म होगा, तो इस सितंबर मंथ में काफी कुछ आपको देखने का मौका मिलेगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे पॉलीगन पे भी, और जो नेटवर्क ऐड होगा उससे भी आपका नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। थैंक यू। नेक्स्ट इज विकास। तशिश जी, विकास का आंसर एफटी एंड नोट्स में अंतर। ओके। प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है। एनएफटी जो है उसमें आपको बीडीसीसी का माइनिंग करने का प्रिविलेज मिलता है। और ये प्रिविलेज जो है उससे आप जो है अपना एनएफटी नोड को डेडिकेट कर सकते हैं, और आप जो है उससे बीटीसीसी का माइनिंग कर सकते हैं डेली। नोड जो होता है वो एक ब्लॉकचेन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल एस्पेक्ट होता है। एंड कोई भी ब्लॉकचेन जो है वो नोड्स के नेटवर्क पे डिपेंडेंट रहती है। और नोड्स का प्रैक्टिकली काम होता है सारे ट्रांजैक्शन या फिर पूरी ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन का बैकअप रखना, या एक तरह से उन ट्रांजैक्शंस को अपडेट करते रहना। तो जितने ज़्यादा नोड्स होते हैं उतना ज़्यादा सिक्योर्ड ब्लॉकचेन कहा जाता है। एंड ये सारा जो बैकअप है, आप जैसे अगर पॉलीगॉन स्कैन पे जाते हैं, आप स्कैन डॉट बिटकॉइन कोड पे जाते हैं, तो आपको जो भी डेटा दिखता है वो सारा प्रैक्टिकली नोड्स के बदौलत आपको दिखता है। सो नोड्स जो है वो एक की कंपोनेंट है ब्लॉकचेन के, और एनएफटी जो है वो एक फंक्शनैलिटी है जो नोड के साथ में मिलके ब्लॉकचेन पे आपको मिल सकती है। एंड नोड्स का फायदा जो है, अगर आप नोड्स पैकेजेस लेते हैं आपको बीटीसीसी ही रिवॉर्ड्स में मिलते हैं, नोडल रिवॉर्ड्स में, और वो प्योर बीटीसीसी रहते हैं जिनको आप कैश आउट कर सकते हैं। सो बीटीसीसी आपको एयर ड्रॉप होते हैं आपके वॉलेट पे जो आपने नोड्स के साथ में कनेक्ट किया होता है। एंड इसमें आपको हार्वेस्टिंग फीस भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्योर बीटीसीसी आता है। जबकि एनएफटी से जब आप शुरू करते हैं, सो एनएफटी आप माइनिंग कर सकते हैं एनएफटी से, और एनएफटी की माइनिंग से आप बीटीसीसी क्लेम कर सकते हैं डेली सप्लाई में से। लेकिन फिर भी उसको वॉलेट में निकालने के लिए आपको हार्वेस्टिंग करना रहेगा, आपको जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग है वो पे करनी रहेगी। यस पंकज जी।
राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रवि डी, एक्सप्लेन टेक टेक प्रॉफिट। ओके, आई थिंक टेक कैपिटल की बात कर रहे हैं। हाउ यस। वी कैन नाउ वी कैन सी निवास। तो बहुत ही सिंपल है। उसमें जो स्लैब है, तीन टाइप का स्लैब है, 25,000, 50,000 एंड 100,000। तो 25,000 का जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको डेली आपका जो कैपिटल है वापस मिलेगा और 0.25% आपको रिटर्न आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब है 50,000 का। उसमें भी स्पेसिफाइड है कितना आपको प्रॉफिट आएगा। एंड देन 100,000 का स्लैब है। तो इट इज नॉट ए एफिलिएट प्रोग्राम। अगर कोई ओनली प्रॉफिट चाहता है तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट डेली मिलेगा और कैपिटल आपका डेली आपको वापस आएगा। नेक्स्ट इज दिस मंथ में कितना ट्रेड कर सकते हैं। तो हरीश केरला से सवाल है। तो ये मंथ तो खत्म हो गया है। आज हम लोग 29 अगस्त में हैं, तो 2 दिन और बचा हुआ है। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कशिश जी ने बताया, कल शावेद जी ने बताया, कि सितंबर फर्स्ट और सेकेंड वीक में जो मेंटेनेंस होगा उसमें हमको नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। या कशिश। भानु प्रकाश जी का लास्ट टाइम भी क्यूरी आया था, उनके एनएफटीज मिंटिंग नहीं हुए थे। तो आई थिंक भानु जी आपको या तो भावना जी से कनेक्ट होना होगा या फिर आपको राजीव जी से कनेक्ट होना होगा। दे विल बी एबल टू हेल्प यू विद द एनएफटी। सुशील सिंह जी है, उनका एक प्रश्न है, बंग लाइसेंस लिया तो उनका एनएफटी कब मिलेगा। 4 अप्रैल के बाद में जो भी बुमरंग के लाइसेंसेस लिए हैं उनको फ्री एनएफटी कब तक मिलेगा, टीम का क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी बता चुके हैं कि फ्री एनएफटी का जो मिंटिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है बुमेरांग का, कल उन्होंने कहा था। एंड शवि जी ने बताया था। तो जैसे जैसे ये बैचेस में होता जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट बॉट फर्स्ट गेट तरीके से अब सभी को मिलता जाएगा। एक स्पेशल रिक्वेस्ट है यहाँ पे, हार्वेस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू हार्वेस्ट एंड प्लीज शेयर स्क्रीनिंग। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको बिल्कुल बेशक ले सकते हैं, लेकिन ये हम लोग आखिरी में रखेंगे। इसके अलावा और कोई प्रश्न अगर हैं तो हम लोग देख लेते हैं, पंकज जी। आई यस, थिंक। इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन नहीं आया है शीट में। ओके। अगर पर्सनली किसी के पास आया तो डोंट नो। लकी, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? You guys don't see anything in the chat? नो। एक एक है जो हार्वेस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनली कुछ क्वेश्चंस अगर आए हो तो। Okay. Let me check. Most of about boomerang. कब कब ज्यादा ट्रेड्स बूमरैंग पे कब मिलेंगे? आई थिंक आप लोगों ने उसका आंसर दे दिया। यस। एंड I'll be honest, most एक सुरेश बांसल जी बोल रहे हैं कि $10,000 की आईडी क्या है? आईडी है क्या है? I don't understand the question. It says $10,000 की आईडी क्या है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपका। Yeah. सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग एक्सेल शीट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग क्लैरिटी के साथ में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वेरी क्विकली नाउ वी विल एक्सप्लेन द हार्वेस्टिंग प्रोसेस। हार्वेस्टिंग क्या है और किस तरह से होती है। सो स्क्रीन हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्या होता है हार्वेस्टिंग। हम लोग जब 2009 में बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था तो उसका वाइट पेपर पब्लिश किया गया था। वाइट पेपर पब्लिश होने के साथ साथ उसमें बताया गया था कि किस तरह से आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन को डेली सप्लाई में से किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक प्रोसेस बताया है कि आप चाहें तो एक माइनर आता है। माइनर मतलब एक फिजिकल प्रोसेसर आता है जिसको आप ब्लॉकचेन नेटवर्क पे अटैच करके बिटकॉइन की आप डेली क्लेम्स कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग यही चीज़ अभी एनएफटी के थ्रू कर रहे हैं। एनएफटी भी जो है हमारा माइनर है, उसको हम लोग नोड्स के थ्रू ब्लॉकचेन पे कनेक्ट कर रहे हैं और बीटीसी से क्लेम कर रहे हैं। और यही चीज़ फिजिकली होती है बिटकॉइन या फिर कोई भी दूसरे कॉइन की माइनिंग में। सो आप क्या करते हैं, आप एक प्रोसेसर खरीदते हैं, एंड प्रोसेसर कहते हैं, या फिर स्पेशली माइनर्स के लिए अलग से प्रोसेसर बनते हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है।
तो उन प्रोसेसर्स को आप ब्लॉकचेन की नेटवर्क में कनेक्ट करके आप वो कॉइन माइन कर सकते हैं। तो जिस ब्लॉकचेन में आप कनेक्ट करेंगे, जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में कनेक्ट किया तो आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स में क्या मिलेगा, बिटकॉइन। आपने इथेरियम में कनेक्ट किया तो इथेरियम मिलेगा। आप दूसरी कोई भी ब्लॉकचेन में कनेक्ट करते हैं तो आपको वो ब्लॉकचेन के कॉइन जो है वो रिवॉर्ड में मिलते हैं। तो एक तरह से आप उन कॉइन्स की माइनिंग कर रहे हैं, मतलब कि डेली सप्लाई में से आप क्लेम कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बीटीसीसी की बात करते हैं तो बीटीसीसी जो है वो भी एक ब्लॉकचेन पे आपको एज अ सप्लाई अवेलेबल है। सो उस सप्लाई में से आप क्लेम करते हैं थ्रू एनएफटीज। अब एनएफटीज जो हैं वो एक तरह के माइनर हैं, और इन एनएफटीज का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है हैश पावर और बी फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है। सो जो आपका हैश पावर रहेगा उसके हिसाब से आप उस डेली सप्लाई में से क्लेम करोगे। ज्यादा हैश पावर, ज्यादा सप्लाई, ज्यादा क्लेम करोगे। उसी के साथ में आपको कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी जुड़ती है। अब ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग को समझने के लिए हम लोग दोबारा जाते हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन की जब आप फिजिकल माइनिंग करते हैं तो वहां पे आपने सबसे पहले खर्चा किया माइनर के ऊपर, वो आपकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग में आता है। फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करी, इंटरनेट कनेक्ट किया, वो प्रोसेसर हीट जनरेट करता है, उसके लिए आपने एसी कंपोनेंट्स भी कंसिडर किए। ये सब मिला के आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग बना, खर्चा बना। ठीक है। अब हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो हम लोग लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हार्डवेयर, राइट, और मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आती है। एसी यूनिट्स, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, तो ये सब मिला के आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग बनता है। ठीक है। अब आप क्या क्लेम कर रहे हो, आप बिटकॉइन की फिजिकल माइनिंग कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड्स में क्या मिलेगा, बिटकॉइंस, राइट। अब मान लेते हैं कि 2009 का टाइम चल रहा है, तो 2009 में ये बिटकॉइन की कीमत कितनी थी, मुश्किल से $0.009, राइट। और आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी, इंटरनेट सस्ता होगा, हार्डवेयर मेंटेनेंस ये सब सस्ता होगा? नहीं होगा उस टाइम पे भी। तो अब क्या है, जिन लोगों को बिटकॉइन का पोटेंशियल समझ में आया उन लोगों ने माइनिंग शुरू करी, इररिस्पेक्टिव कि बिटकॉइन जो माइन कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, उसकी क्या कीमत है। कीमत को नजरअंदाज करके ये खर्चा जो है ये लोग करते गए। आपको रेकरिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा, आपको रेकरिंग कॉस्ट ऑफ इंटरनेट बिल आएगा, आपका हार्डवेयर जो है वो वेयर एंड टेयर होगा, आप मेंटेनेंस के लिए लोग रखोगे। तो ये खर्चा जो है वो आता गया आता गया आता गया, लेकिन लोगों को विश्वास था बिटकॉइन के ऊपर, और लोगों को पता था कि ये एक ऐसा एसेट है जो फिक्स है, लिमिटेड है। पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन, पूरी दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है। और बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है, ओनली 21 मिलियन। डिमांड एंड सप्लाई की बेसिक गिनती भी अगर किसी को आती है तो समझ सकेगा कि ये एसेट आने वाले टाइम में जो है वो बहुत ही लिमिटेड और एक्सक्लूसिव हो जाएगा। और जिसका लिमिट, जिस एसेट का लिमिट लिमिट रह जाएगा, कम रहेगा, मतलब सप्लाई जो है वो कम रहेगी और डिमांड ज्यादा रहेगी, तो उस एसेट का तो प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। तो लोगों ने ऐसे विश्वास पे 2009 से 2010 से 2011 से 2012 से माइनिंग भी करना शुरू किया और उस कॉइन को इकट्ठा करना भी शुरू किया। तो जैसे शवेज बताते हैं कि ये क्या है, ये बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक बिलीफ है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, और साथ साथ में ये सारा कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो देते गए। अब सोचिए कि 2009 के अंदर वो 40 पैसे का था बिटकॉइन, लेकिन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हार्डवेयर ये सब तो था ना, उस टाइम पे भी खर्चा तो था ना। तो लोगों ने फिर भी विश्वास करके माइनिंग शुरू किया, और लोग माइनिंग करते गए। और एक टाइम ऐसा आया जहां पे बिटकॉइन ने फर्स्ट 3 डिजिट्स में वैल्यू क्रॉस करी, फिर 4 डिजिट का हुआ, फिर 5 डिजिट्स का हुआ, राइट। तो इस तरह से बिटकॉइन ऑल टाइम हाई गया 2024 के अंदर। कितने डॉलर्स, $73,750।
तो आप समझ रहे हैं यहां से लेके यहां तक ये बिटकॉइन की जर्नी है। आज भी अगर हम लोग देखते हैं तो बिटकॉइन $60,000 पे है। राइट। सो ये अगर आपने समझ लिया है ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग क्या होती है, तो अब हम लोग आते हैं बीडीसीसी के ऊपर। बीडीसीसी में अगर आप समझेंगे तो शवेज ने बहुत ही ब्रिलियंटली क्या किया है कि ये सारा कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है ये सब को मिला के उन्होंने एक एक एनर्जी कोशंट तैयार कर दिया जिसको हम कहते हैं बी फ्यूल। ठीक है। उन्होंने सिंपल लगा दिया। ये सब कुछ तो जरूरत नहीं है हम लोग को, क्योंकि हम लोग डिजिटल माइनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ माइनिंग के लिए उन्होंने ये बी फ्यूल लगा दिया। ठीक है। अब बी फ्यूल की वैल्यू भी जो है ना उन्होंने फिक्स कर दी 0.0125। ये बी फ्यूल की जो कॉस्ट है डॉलर्स में अगर गिननी हो तो ये भी फिक्स कर दी 0.0125। यानी कि एक बी फ्यूल जो है वो 0.0125 का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब इसको गिनते कैसे हैं? तो शवेज ने क्या किया, जब शवेज ने एनएफटी डिजाइन करी थी तो उसके अंदर उन्होंने बी फ्यूल कंजम्पशन भी लगा दिया। और हर एक वेरिएंट की एनएफटी जो है 500, 5000, $50 की। तो हर एक का बी फ्यूल कंजम्पशन अलग अलग कर दिया उन्होंने। सो अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे बी फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर, सो आप लोग कोई भी एनएफटी देखते हैं तो उसके अंदर उसका ये बी फ्यूल कंजम्पशन रहता है 0.278। ये $5,000 वाली एनएफटी है जियोन जीटी 100X, और इसमें आप लोग देख सकते हैं 0.0278 है। ये उसका बी फ्यूल कंजम्पशन है। यानी कि अगर ये एनएफटी आपने माइनिंग पे लगा दी तो इतना बी फ्यूल ये हर सेकंड कंज्यूम करेगी। हर सेकंड। जैसे कि आपने अगर मान लो आपने एसी इंस्टॉल किया है तो एसी आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम करेगा। उसी तरह से अगर ये एनएफटी आपने लगा दी है माइनिंग के लिए तो ये डेली क्लेम तो करेगी, लेकिन साथ साथ में ये आपका ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी गिनती में आता जाएगा। और यही कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है आपको दिखता है यहाँ पे, इधर पे, यहाँ पे। आई एम सॉरी, मैं वॉलेट चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जब आप माइनिंग पे जाते हैं तो आपको दो चीजें दिखती है, दो कंपोनेंट्स दिखते हैं। आपको बी फ्यूल दिखता है और आपको ये जस्ट अ सेकेंड, और ये बी फ्यूल दिखता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर एनएफटीज, आपने कितनी एनएफटीज लेके रखी हुई है उससे आपका एक बी फ्यूल का कॉस्ट जो है, डेली कंजम्पशन कॉस्ट जो है, वो गिनती में आ जाता है। और हर एक एनएफटी का आपको कंजम्पशन, बी फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से टोटल बी फ्यूल कंजम्पशन जो आपका इस तरह से बनता है। और जो आपकी एनएफटीज है उसका हैश पावर कितना बनता है उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे ये बीटीसीसी क्लेम करते हैं डेली सप्लाई में से। अगर कोई पूछे हमसे कि ये क्या है, ये हमारा बीडीसीसी है जो हमने क्लेम कर लिया है डेली सप्लाई में से और उसके लिए इतना खर्चा आया है। सिंपल कॉस्ट ऑफ माइनिंग। कॉस्ट ऑफ माइनिंग बी फ्यूल में इतनी है। अगर बी फ्यूल में इतनी है कॉस्ट ऑफ माइनिंग, और इसको अगर हम लोग को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0125 से। राइट, मल्टीप्लाइड बाय 0.0125। इसका मतलब क्या हुआ कि $15,290 की जरूरत पड़ेगी हमें ये बीटीसीसी जो हमारा क्लेम हो चुका है उसको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए। ठीक है। इसी का हिसाब किताब जो है, लेखा जोखा जो है, वो यहाँ पे दे के रखा हुआ है शवेज ने ऑलरेडी डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बी फ्यूल कंजम्पशन नेटवर्थ जो है वो 15,290 है। बी फ्यूल कंजम्पशन जो हमने वहां पे देखा था वो ये है। राइट। और 123 बीडीसीसी जो है वो ऑलरेडी क्लेम हो चुके हैं। इनको बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने का मतलब है कि इन्हें हमारे वॉलेट्स में लाने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो क्लेम हो गया है लेकिन वॉलेट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी ये माइनिंग इंटरफेस पे है। इसे ये फीस पे करके हमें ये क्लेम करना होगा। कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं? हार्वेस्टिंग के लिए आपको बी फ्यूल परचेज करना होता है। कितना बी फ्यूल परचेज करना होता है? आपका जो भी यहाँ पे हिसाब किताब है
आप चाहे, एक ऑप्शन शवेज ने दिया है यहाँ पे कि आप चाहे तो मिनिमम आपका जो भी आपका परसेंटेज चाहे उतना, आपके पास में अभी $44 है, राइट। अब 44 आपको बीटीसीसी क्लेम करना है, तो आपका ये इतना बी फ्यूल होगा। तो आप जितना परसेंटेज क्लेम करना चाहते हैं, हार्वेस्ट करना चाहते हैं, उतना परसेंटेज हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि ये बी फ्यूल आपको 50% खाली हार्वेस्ट करना है, तो 50% के हिसाब से आपको कितना बी फ्यूल लगेगा वो यहाँ पे दे के रखा हुआ है। इतना बी फ्यूल आपको कंज्यूम करना है, इतना आपको बीफ्यूल खरीदना है। तो इसको खरीदने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से। सो ये आपका हो गया 7,645। तो 7,645 USDT BTC20 आपको अपने वॉलेट में रखना होता है। तो अगर इतना आपके पास में है, तो आप क्या करोगे, आप डैशबोर्ड पे आओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आप यहाँ से बी फ्यूल पे जाओगे, और यहाँ से आप जो भी आपका यूएसडीटी यहाँ पे आपके वॉलेट्स में पड़ा हुआ है, उससे यहाँ पे आप ये बाय कर लोगे बी फ्यूल। और बी फ्यूल बाय करते से ही आपके पास में जो है हार्वेस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपल फिर माइनिंग इंटरफेस पे आएंगे, और वहाँ पे आपने ये हार्वेस्टिंग करना है। हार्वेस्टिंग कंफर्म करोगे, कितना परसेंटेज है आपका, उतना डॉलर आपके वॉलेट में से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। और ये चीज़ हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट कल भी शवेज ने यही कहा था कि अगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा इकोसिस्टम है, हम लोग चाहते हैं कि बीटीसीसी का प्राइस बढ़े, तो सिंपल लॉजिक है कि जितना ज़्यादा हार्वेस्टिंग होगा उतना ज़्यादा लिक्विडिटी में एडिशन होगा। क्योंकि हम लोग जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, बी फ्यूल का कॉस्ट अभी आपने देखा 15,790 था मेरा। ये 15,790 अगर मैं हार्वेस्ट करता हूँ, तो ये हार्वेस्टिंग का पूरा अमाउंट जो है वो लिक्विडिटी में जाएगा, बीटीसीसी के अगेंस्ट में। तो बीटीसीसी के अगेंस्ट में अगर लिक्विडिटी में जाता है, तो ऑब्वियसली वहां पे वो हमारे कॉइन की वैल्यू इंक्रीज करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। सो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब। और इसके ऊपर हम लोग और सेशंस भी लेंगे आने वाले टाइम के अंदर। इनफैक्ट कल भी जो है शवेज जी का रहेगा, एंड सेशन वो बीडीसीसी के ऊपर रहेगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप जो है इसके ऊपर और क्लैरिटी ले सके। पंकज जी, अब कुछ और क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ऐड हुए हैं, वेरी क्विकली हम लोग ले लेते हैं। हम्म, सावन जी का यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नाइन पे की लीगलिटी के लिए ऊपर उन्होंने कुछ बातें करी है। सो आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि आप लोग ये नाइन पे इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले आप लोगों का केवाईसी होगा, हम सभी का केवाईसी होगा। केवाईसी होने के बाद में ही ये कार्ड्स इश्यू किए जाएंगे। केवाईसी जो है वो थर्ड पार्टी करेगी, और वो उनकी जवाबदारी है। सो आप केवाईसी कंप्लायंट और इनफैक्ट वीजा से ऑथोराइज्ड नाइन पे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे। सो आप लोगों को लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर कोई, शवेज ने हजारों बार कहा है कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ जो है वो लीगली कंप्लाइंट तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और प्रवीण कुमार जी हैं यहाँ पे, जिनका पी टू पी का क्या है पूछ रहे हैं। तो पी टू पी बेसिकली जैसे आप बाइनांस पे देखते हैं, आप आईएनआर, आप पी टू पी का मार्केट रहता है वहाँ पे, जहाँ पे कोई कोई कॉइन बेचता है और कोई कॉइन खरीदता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे बीडीसीसी के जो एसेट्स है उसको खरीदने और बेचने का पूरा मार्केट, ये पी टू पी मार्केट आएगा। तो जैसे बाइनेंस वहाँ पे जवाबदारी लेता है, यहाँ पे एस्क्रो जो जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा सिस्टम लेगा। दैट विल बी ऑल मेरे ख्याल से, अमित जी, एंड ओवर टू यू, एंड लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषित जी। और स्पेशली धन्यवाद पंकज जी को देना चाहेंगे, जो हेल्प अस एंड अराउंड यहाँ पे आए हैं हमारे साथ देने के लिए। और ऋषित जी, टेकन स्पेसिफिक टाइम, आपने हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसे आपने सही कहा, जिसका जिक्र कल शवेज जी ने भी कहा था। और उन्होंने एक बात बड़ी स्पेसिफिकली कही थी कि हार्वेस्टिंग करने से प्राइसिंग का इम्पैक्ट आएगा। और ये हार्वेस्टिंग कोई एक पार्टिसिपेंट या एक कम्युनिटी मेंबर या 10 कम्युनिटी मेंबर या 100 कम्युनिटी मेंबर करने से नहीं होगा। ये हर एक कम्युनिटी मेंबर जिसको जो माइनिंग कर रहा है, उन्हें बैक टू बैक हार्वेस्टिंग करना होगा, तब जाके इसका प्राइस का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये जो प्राइस इम्पैक्ट आपने देखा, जो $3 से शुरू होके ऑलमोस्ट एक बार 73 तक टच हो चुका था, जो वापस अभी 66 पे आके रुका हुआ है, वो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, क्योंकि लिक्विडिटी के मार्केट में आप परचेस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड भी होता है। तो यहाँ तक आने की वजह भी पास्ट के जो मेरे मेंबर्स है उन्होंने हार्वेस्टिंग की हुई। इसी प्रकार अगर जितने मेंबर्स हैं वो सब
हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आप डेफिनेटली प्राइसिंग के ऊपर देखेंगे। सेकंड थिंग, कशिश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को, वास को आपको एक पूरा फ्रेम में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग चीज जो है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स एक कम्युनिटी या एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यहाँ कम्युनिटी मेंबर्स इस अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग परचेज करेंगे उनकी मर्जी के हिसाब से, जो वो यूज करना चाहें। बेसिक प्रिंसिपल जो भी रहेगा यहाँ पे रिगार्डिंग एफिलिएट, एवरीथिंग सेम रहेगा, सिर्फ प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बीटीसी से जो कि वेल्थ जनरेशन है, जो जनरेशन की वेल्थ को गवर्न करेगा। उसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे हैं, ये इंडस्ट्रियल टर्म के हिसाब से इस इंडस्ट्री को जो जरूरत है उसको आंसर करते हुए आगे बढ़ रही है। दैट्स इट। जितना हो सका यहाँ पे हमने क्लैरिटी देने की कोशिश की है, और पूरे क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो भी आए थे, एवरीथिंग इज बीन आंसर्ड। वंस अगेन लाइक टू थैंक कशिश जी ऑन दिस टू टेक अप दिस पर्टिकुलर सेशन। और हमारी लीडरशिप को भी धन्यवाद चाहूंगा, जिनकी वजह से हम ये स्पेशल चेंजेस कर पाए हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सेशंस। तो साथियों, आज गुरुवार, आज का सेशन यहाँ पे यही समाप्त होता है। कल शुक्रवार रहेगा। कल एक बार फिर शवेश जी रूबरू होंगे, कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रखते हुए। आप सब से उम्मीद है कि आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिस ना करें, जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी लें। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट हेतु बहुत आवश्यक है, और उसके साथ ही अपने टीम मेंबर्स को या सेल्फ क्लैरिटी के लिए अनिवार्य है। तो कल फिर मिलेंगे आपसे रात को 9 बजे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। यहाँ पे आने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, टेक केयर, शपा खैर। Esta es una de las fábricas de la empresa TSMC en la ciudad de Tainan, de Taiwán. TSMC es el mayor fabricante de uno de los bienes más preciados de la humanidad, los chips lógicos. Si esa fábrica cerrara, sería muy difícil comprar una simple lavadora. Estos chips están ensamblados con material estadounidense totalmente vetado a China, el gran competidor de Norteamérica en la guerra comercial que se lleva fraguando a fuego lento durante décadas. China todavía considera a Taiwán como parte de su territorio, así que si China decidiera recuperar Taiwán, se haría con la industria de semiconductores más grande del mundo. Estados Unidos y Japón, lógicamente, no se quedarían de brazos cruzados, pero la economía mundial sufriría un impacto difícil de imaginar. Quien controle los chips, controlará el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue la batalla del acero. Pero si hoy hubiera una guerra a gran escala, no serían ni las armas de fuego, ni los aviones, ni los tanques, ni los misiles el factor decisivo. Esta guerra la ganaría quien tuviera más y mejores chips. Y por eso Estados Unidos y China llevan años manteniendo una guerra silenciosa por el control del silicio. Una guerra que para entenderla tenemos que